नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज 22वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भाग 6 में राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, जो इंडियन पॉलिटी का पिछला लेक्चर था यानी 21वां लेक्चर, उसमें हमने आपको राज्यपाल के बारे में डिटेल्स में बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपका राज्यपाल वाला जो टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर कब तक ये पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 8 या 9 लेक्चर और होंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको काफ़ी डिटेल्स में और जल्दी से जल्दी यहाँ पे इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को कंप्लीट करवाया जाए। तो लगभग 9 या 10 लेक्चर में आपकी इंडियन पॉलिटी, क्योंकि अब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और यहाँ तक आपका दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे आज राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, यदि आपने भाग 5 में, देखो भाग 5 में हमने आपको संसद के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया था। यदि आपने संसद के बारे में डिटेल्स में जाना होगा, संसद के दोनों सदनों के बारे में, आपका हो गया लोकसभा, राज्यसभा, और साथ ही साथ वहाँ पे हमने आपको जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बताया था, वैसे यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बता दिया है। उसी प्रकार से वहाँ पे जो भी विधायी प्रक्रिया होती हैं, उसी प्रकार से अधिकांशतः मतलब वही प्रोसेस देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ अंतर होता है दोस्तों, वो हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपने भाग 5 में दोस्तों जो हमने पढ़ाया था संसद के बारे में, वो वीडियो अच्छे से देखी होगी और अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो ये आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। बड़ा ही सिंपल यहाँ पे आपको लगने लग जाएगा ये वाला टॉपिक। तो देखो, राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। तो देखो, जो राज्य के मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या करता है? कार्य करता है। तो इसलिए राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए क्या होना चाहिए? एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 163 में। यानी मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 163 में। अब मंत्रिपरिषद के बारे में तो यहाँ पे उल्लेख दे दिया गया है, लेकिन इस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो उसका उल्लेख करता है दोस्तों अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के तहत क्या कहा गया यहाँ पे संविधान में कि जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और दोस्तों फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। यानी मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं चाहे वो अन्य मंत्री हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अगर सिंपल सा एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तब तो राज्यपाल द्वारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये बनता है क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन आएगा राज्यपाल, दूसरा आ जाएगा मुख्यमंत्री, तीसरा आ जाएगा राष्ट्रपति और चौथा आ जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो तब दोस्तों आपको डी ऑप्शन सही करना है, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये तो अनुच्छेद 164 का 1 था। अनुच्छेद 164 के खंड 1 के का में, ठीक है, ये 91वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संशोधन, ठीक है, 91वां संशोधन कब हुआ? ये 2003 में। इसमें दोस्तों यहाँ पे मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बताया गया है। आकार का मतलब ये है यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों जो अधिकतम मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, अधिकतम, ठीक है, राज्य सरकार जो होती है उसमें जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुल सदस्य संख्या के, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि कुल सदस्य संख्या से 15% अधिकतम नहीं होनी चाहिए। जबकि न्यूनतम जो होती है, न्यूनतम दोस्तों 12 मंत्री होने चाहिए। ठीक है, 12 मंत्री, ये ऊपर तो परसेंट में है, ठीक है,
अधिकतम होनी चाहिए 15% से अधिकतम नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 12 मंत्री होनी चाहिए। तो किसी भी विधानमंडल में कितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में? तो न्यूनतम होते हैं दोस्तों 12 मंत्री। आपने कई राज्यों में देखा होगा 12 मंत्री वहाँ होंगे ही होंगे। तो ये वाली दोस्तों मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। अधिकतम कितना होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 12 मंत्री होने चाहिए। 91वां संशोधन 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 164 के खंड 1 के का में इसको जोड़ा गया है। इसको आपने नोट करना है। अब दोस्तों अनुच्छेद 164 का खंड 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 164 का खंड 2 कहता है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद आपको नोट करना है, क्योंकि दोस्तों देखो फैक्ट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? तो विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति दोस्तों ये उत्तरदायी रहता है। अनुच्छेद 164 का 2 या 164 का खंड 2 ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 164 का खंड 3 क्या कहता है? ये कहता है मंत्रियों द्वारा शपथ, यानी शपथ के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 164 का 3। जो मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं दोस्तों, वो जब पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल के समक्ष ये क्या लेते हैं? सभी शपथ लेते हैं। यानी चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री हैं, वो क्या करते हैं? किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है। ये आपको नोट करना है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और दोस्तों यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मंत्री होता है, मंत्री का कार्यकाल, चाहे मैं अब आपका मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो वैसे जनरली आपने देखा होगा 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? विधानसभा का होता है। लेकिन दोस्तों जो मुख्यमंत्री होता है, जो अन्य मंत्री होता है, उनका कार्यकाल जो दोस्तों होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी देखो कई बार क्या हो जाती है, सरकार गिर गई तो फिर उसको मतलब मुख्यमंत्री तो वो बना नहीं रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसका 5 साल कार्यकाल है तो वो बना ही रहेगा 5 साल, ऐसा नहीं है। अगर सरकार गिर गई है तो मुख्यमंत्री भी मतलब मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मंत्री का कार्यकाल होता है वो क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। राज्यपाल जब चाहे किसी मंत्री को क्या कर सकता है? पद से हटा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मंत्री को हटाना होगा, मंत्रिपरिषद के मंत्री को हटाना होगा, तो मुख्यमंत्री उसको सलाह देगा। ठीक है, राज्यपाल देखो राज्यपाल क्या है? राज्यपाल तो एक कठपुतली है। राज्यपाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। उसको सलाह समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है या मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाती है। तो अगर मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को ही हटाना होता है तो उसकी सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो मंत्री का कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करते हैं। ये आपको नोट करना है। मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसके बारे में संसद वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको पहले ही बताया है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 164 का खंड 4। ये दोस्तों बताता है योग्यता। किसकी योग्यता? मंत्री बनने की योग्यता। दोस्तों एक तो न्यूनतम यहाँ पे क्या होनी चाहिए? जो उम्र होनी चाहिए न्यूनतम वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि देखो विधानसभा का जो सदस्य बनता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो यानी कम से कम अगर वो 25 वर्ष का है तो वो वहाँ पे क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है। अनुच्छेद 164 का खंड 4 कहता है। और अनुच्छेद 164 का खंड 5 कहता है इनके वेतन और भत्तों के बारे में। तो मंत्री चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो मंत्रिपरिषद का मंत्री है, उसके वेतन और भत्ते के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 164 के खंड 5 में। तो दोस्तों अनुच्छेद 164 कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या क्या यहाँ पे अनुच्छेद 164 में है। शपथ भी इसी में है, योग्यता, वेतन भत्ते और सामूहिक रूप से वो उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। और साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद का आकार था अधिकतम 15% कुल विधानसभा सदस्यों के, और साथ ही साथ न्यूनतम 12 मंत्री होने अति आवश्यक है। ये कहता है अनुच्छेद 164। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 165 की ओर। और अनुच्छेद 165 में दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता, इसके बारे में
उल्लेख मिलता है, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य का सर्वोच्च जो क्या होता है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अगर आ गए एग्जाम में कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो दोस्तों राज्यपाल करता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्यपाल क्या है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। किसकी सलाह लेता है, ये सलाह लेता है सीएम की, यानी मुख्यमंत्री की। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसकी अर्हता क्या है, तो एक तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ कम से कम 10 वर्ष तक दोस्तों ये किसी न्यायिक पद पर, इसने न्यायिक पद धारण किया हो 10 वर्ष तक कम से कम, या 10 वर्ष तक किसी जो हाई कोर्ट होता है, राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, तो वहाँ पे ये अधिवक्ता रहा हो, तो वो दोस्तों यहाँ पे अर्ह माना जाता है राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री जब चाहे, मतलब जैसे मुख्यमंत्री ने सलाह दे दी राज्यपाल को कि इस महाधिवक्ता को हटा दो, तो राज्यपाल उसको हटा सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो उसकी कोई निश्चित यहाँ पे क्या नहीं होती है, अवधि नहीं होती, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर बना रहता है। इसकी कार्य और शक्ति क्या होती है, तो एक तो ये सरकार का वकील होता है, सरकार का वकील, सरकार की पैरवी करेगा, और साथ ही साथ राज्य का ये सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, और राज्य के किसी भी न्यायालय में दोस्तों इसको सुनवाई का अधिकार होता है। ये भी आपको नोट करना है। वो किसी भी जो राज्य के हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के अंदर क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट के अधीनस्थ जितने भी कोर्ट आते हैं राज्य में, उनमें वो क्या कर सकता है, सुनवाई में वो शामिल हो सकता है, हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पे राज्य का महाधिवक्ता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में मिलता है, लेकिन देखो यहाँ पे दो अनुच्छेद आ रहे हैं, अनुच्छेद 166 और 167। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको यहाँ पे वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे वही यहाँ पे लिखे होंगे, लेकिन इनके बारे में भी यहाँ पे आपको एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ। अनुच्छेद 166 कहता है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। तो दोस्तों जो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन होता है वो किसके नाम पर किए जाते हैं, यानी राज्य में जो भी कार्य किए जाते हैं किसके नाम पर किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, औपचारिक रूप से राज्यपाल में, लेकिन वास्तविक जो आदेश होते हैं, जो सलाह ली जाती है, किसकी सलाह पे वो कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर। तो किसके नाम पर किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम पर, क्योंकि विधिक अधिकारी यही है। और उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 167 क्या कहता है, अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सीएम के कर्तव्य के बारे में बताता है अनुच्छेद 167। यानी देखो मंत्रिपरिषद में क्या निर्णय लिया गया, मंत्रिपरिषद में क्या चर्चा परिचर्चा हो रही है, विधानसभा में क्या निर्णय लिया गया, इसके संबंध में जानकारी कौन देता है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री देता है। तो कुल मिला के मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में एक कड़ी के रूप में सीएम या मुख्यमंत्री कार्य करता है। अनुच्छेद 167 में इसका उल्लेख मिलता है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य यहाँ पे बताए गए हैं अनुच्छेद 167 में। उम्मीद करते हैं दोनों अनुच्छेद भी आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जो भी मैं अनुच्छेद बताऊंगा आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में प्रावधान दिया गया है। राज्य, अब देखो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इसमें हम विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल की प्रोसेस किस प्रकार से वहाँ पे विधायी प्रक्रिया चलती है, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, प्रोसेस अधिकांशतः वही है, लेकिन कुछ यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जो विधान परिषद होती है, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्य में होती नहीं है, तो इसलिए विधान परिषद को विधेयक के संबंध में यहाँ पे कम शक्ति प्रदान की गई है। जैसे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र में यानी संघ में क्या होता है, संघ में एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के पास भी साधारण विधेयक के संबंध में अधिकांश शक्ति है, लेकिन दोस्तों विधान परिषद के पास साधारण विधेयक के संबंध में उतनी शक्तियां नहीं है। ये आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझाई जाएगी। तो देखो राज्य विधानमंडल,
विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं। कौन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल भी राज्य विधानमंडल का एक प्रमुख अंग है। अगर सदन की बात की जाए तो 2 सदन हैं राज्य विधानमंडल के, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों जो विधानसभा होती है ये सभी राज्यों में होती है लगभग, ठीक है, सभी राज्यों में विधानसभा होती है, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से हैं वो 6 राज्य? आंध्र प्रदेश, नंबर 2 है बिहार, नंबर 3 है कर्नाटका, नंबर 4 है महाराष्ट्र, नंबर 5 है तेलंगाना और नंबर 6 है यूपी। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार में है, तीसरी कर्नाटक में है, चौथा है महाराष्ट्र में, पांचवा है तेलंगाना और छठा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं दोस्तों जहां पे विधान परिषद है। अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि विधान परिषद ऐसा क्यों है कि इन्हीं 6 राज्यों में है और राज्यों में क्यों नहीं है? तो दोस्तों देखो, वैसे तो मतलब विधान परिषद की ज़्यादा जरूरत होती नहीं है, और अभी आपको आगे बताया जाएगा कि क्यों यहाँ पे मतलब अधिकांशतः राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है, ये आपको आगे बताया जाएगा। तो देखो यहाँ पे विधानमंडल में 3 अंग हो गए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, और 2 सदन हो गए, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो विधान परिषद है उसका मतलब उसका विधान परिषद कैसे गठित की जाती है और कैसे इसका समापन किया जाता है। क्योंकि देखो विधान परिषद आपने देख लिया कि सिर्फ 6 राज्यों में है। अगर किसी राज्य को कोई राज्य चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद बने, मान जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या है, सिर्फ विधानसभा है, उत्तराखंड में क्या है, विधान परिषद नहीं है। अगर उत्तराखंड चाहे कि वहाँ भी विधान परिषद बने तो इसके लिए क्या करना होगा, उसका उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 कहता है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन व समापन, यानी कैसे राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाए और कैसे उसको समापन किया जाए, दोनों के प्रोसेस लगभग एक ही है। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नोट करनी है। नंबर 1 है जिस स्टेट को विधान परिषद चाहिए, आपको नोट करना है दोस्तों, जिस स्टेट को विधान परिषद चाहिए उसकी विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की विधानसभा में सर्वप्रथम विधेयक पारित किया जाएगा। किस चीज़ का विधेयक पारित किया जाएगा कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, विधान परिषद चाहिए। ये साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों संसद में ये विधेयक पारित होना चाहिए, दोनों सदनों में, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी। अब संसद में भी पारित हो गया। और तीसरा है दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखो 3 प्रोसेस है यहाँ पे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तीनों मतलब जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, विधानसभा में, संबंधित राज्य की विधानसभा में विधेयक पारित होना चाहिए, फिर उसके बाद वो जाता है संसद में दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। उसके बाद जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की यदि मंजूरी मिल गई है तो उस राज्य में दोस्तों विधान परिषद का गठन किया जाएगा। और अगर किसी राज्य में समापन करना है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद भी है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त करना है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समापन के लिए विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा, वहां से पारित किया जाएगा, फिर ये जाएगा संसद में, वहां से भी इसको पारित होना होगा, और फिर राष्ट्रपति इसको अपनी स्वीकृति देता है। तो इस प्रकार से विधान परिषद को यहाँ से उत्तर प्रदेश से समाप्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों किस प्रकार से राज्य में विधान परिषद का सृजन और किस प्रकार से उसका समापन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 170 में और देखते हैं कि विधानसभा की संरचना कैसे होती है। यानी देखो ये विधानसभा की संरचना है, ठीक है। अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171 में है विधान परिषद की संरचना, जबकि अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है लगभग, और विधानसभा में संरचना का मतलब है कि वहां पे कितने मतलब सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो अधिकतम सीट जो दोस्तों होती है विधानसभा में वो कितनी होनी चाहिए, 500 सीट होनी चाहिए, 500 सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जैसे सिक्किम में अगर हम बात करें विधानसभा सीट है दोस्तों 32, सबसे कम कहाँ है, सिक्किम में है। गोवा में कितनी है दोस्तों, गोवा में है 40, और मिजोरम में क्या है, मिजोरम में भी है 40। अब देखो यहाँ पे न्यूनतम तो 60 थी, लेकिन इन राज्यों में सिक्किम, गोवा, मिजोरम में 60 से भी कम है, 32, 40, 40। तो ये दोस्तों इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ये आपको नोट करने हैं,
ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राज्य में विधानसभा की जो संरचना है, विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए, तब आंसर आ जाएगा आपका 60 होनी चाहिए। और अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट है, तब आपका आ जाएगा सिक्किम, जिसमें 32 सीट है। अधिकतम सीट दोस्तों, सबसे जो सर्वाधिक सीट है किस राज्य में है, यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। आजकल इलेक्शन भी चल रहा है और 403 विधानसभा सीटों पर ये इलेक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं आजकल इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है। तो देखो यहाँ पे अधिकतम सीट 500 होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी है, सबसे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट। तो ये तो हो गया विधानसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 में मिलता है विधान परिषद की संरचना के बारे में प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 171 में। अब देखो विधान परिषद में अधिकतम सीट कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम सीट के बारे में विधान परिषद में कहा गया है, विधान परिषद के मामले में कहा गया है कि जिस राज्य में विधान परिषद है, उस राज्य में विधान परिषद की जो अधिकतम सीट हो सकती है, उस राज्य की विधानसभा सीट की 1/3 सीट। माना जैसे क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, अधिकतम कितनी सीट है विधान सभा की, 403 है। तो यहां पे जो विधान परिषद की, ठीक है, विधान परिषद, देखो ये तो विधानसभा की है, विधानसभा की सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, यूपी की मैं बात कर रहा हूं, 403 है। अब विधान परिषद की यहां पे कितनी होनी चाहिए अधिकतम, तो अधिकतम होनी चाहिए दोस्तों 403/3, यानी कुल विधानसभा सीट का क्या है, 1/3 भाग, इतनी उस राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीट होनी चाहिए। तो इतनी होगी उत्तर प्रदेश में अधिकतम विधान परिषद की सीट। जबकि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए विधान परिषद की सीटों की संख्या, तो कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। तो आपको ये दोनों नोट करने हैं। अब बात आती है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, और आप यहीं से समझ जाओगे कि अधिकतम राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है। तो देखो जो विधानसभा का निर्वाचन किया जाता है, विधानसभा का निर्वाचन आपने देखोगा आजकल जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और ये विधानसभा के चुनाव दोस्तों कैसे होते हैं, किस प्रकार के निर्वाचन होता है इसमें, विधानसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता इनको स्वयं चुन रही है। जो विधायक होते हैं इनको जनता क्या कर रही है, स्वयं वोट डाल रही है और इनका चुनाव करेगी। तो विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुल सीट का, ठीक है, कुल सीट का 1/3 भाग दोस्तों राज्य विधानसभा से मतलब राज्य विधानसभा इसका चुनाव करेगी। यानी जो विधान परिषद की कुल सीट है, कुल सीट के 1/3 सीट का चुनाव कौन करेगी, विधानसभा के सदस्य करेंगे, प्लस 1/3 सीटों का चुनाव करेंगे नगर पालिका, पंचायत और मेयर, प्लस 1/6 सीटों का चुनाव करेंगे राज्यपाल द्वारा मनोनीत ये सदस्य चुने जाएंगे। यानी राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, 1/6 सदस्यों को, प्लस 1/12 सदस्य हैं दोस्तों विधान परिषद में। कुल सीटों के 1/12 सदस्य कौन जाएंगे, जो माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में क्या होंगे, शिक्षक होंगे, जो क्या होंगे, सरकारी शिक्षक होंगे। वो 1/12 सदस्य सरकारी शिक्षक क्या बनेंगे, विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, प्लस 1/12 सदस्य दोस्तों वो यहाँ जिन्होंने जो स्नातक कर चुके हैं 2 साल पहले, वो यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य बनते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका किसी के द्वारा, जनता द्वारा इनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, इनका सबका चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, इसीलिए दोस्तों हर राज्य में क्या नहीं है, यहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान नहीं दिया गया है। क्योंकि देखो एक तो विधान परिषद के पास कोई वैसे शक्ति भी नहीं है, विशेष शक्ति यहाँ पे नहीं दी गई है विधान परिषद को। तो विधान परिषद का होना न होना लगभग एक ही बात है। और साथ ही साथ इनका अप्रत्यक्ष यहाँ पे निर्वाचन होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में किसी को भी, अब देखो जो विधानसभा में है, विधानसभा वाले किसी को भी 1/3 सदस्यों को विधान परिषद में भेज देंगे। नगर पालिका, पंचायत, मेयर ये अपने में से किसी 1/3 सदस्यों को भेज देंगे, ठीक है। राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर देता है।
1/12 शिक्षक जाते हैं, 1/12 जाते हैं स्नातक जो 2 साल पहले कर चुके हैं, यानी जनता ने किसी को भी नहीं चुना है, अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना गया है। तो इसलिए दोस्तों वैसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है विधान परिषद की, इसीलिए कई राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे निर्वाचन होता है विधान परिषद के सदस्यों का। अब दोस्तों जो विधान परिषद है वो एक स्थायी सदन है। जैसे वहाँ पे लोकसभा तो अस्थायी सदन था, राज्यसभा क्या था, स्थायी सदन। तो इसी प्रकार राज्य में जो विधान परिषद होता है स्थायी सदन होता है, जबकि जो विधानसभा होती है अस्थायी सदन होती है। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। हर 5 साल में वहाँ पे क्या होता है, विधानसभा में इलेक्शन होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, उनका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो कुल मिला के प्रत्येक 5 साल में क्या होती है, विधानसभा भंग हो जाती है। लेकिन अगर सरकार बहुमत में नहीं है तो 5 साल से पहले भी विधानसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। तो कुल मिला के विधानसभा एक टेम्पररी सदन है दोस्तों, अस्थायी सदन है जो भंग किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद क्या है दोस्तों, ये एक अस्थायी ये क्या है, स्थायी सदन है। कैसा सदन है, स्थायी सदन है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता है। और इसका जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, हर 2 साल में 1/3 सीट पर चुनाव होता है। ठीक है, अगर कुल जितनी भी सीटें हैं विधान परिषद में, जिस राज्य में विधान परिषद है उस राज्य के विधान परिषद की कुल सीटों के 1/3 सीट पर प्रत्येक 2 वर्ष चुनाव होता है। और जो कार्यकाल होता है दोस्तों विधान परिषद के सदस्य का, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सदस्य का कार्यकाल, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष। लेकिन दोस्तों विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, ये आपको नोट करना है। सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। उसी प्रकार से विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग हो सकती है। यहाँ तक आपको दोस्तों इस प्रकार से समझना होगा। तो यहाँ तक कोई दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधानमंडल के कार्यकाल का दोस्तों जो यहाँ पे उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 172 में मिलता है, यानी विधानमंडल के कार्यकाल या अवधि। तो विधानमंडल में देखो 2 सदन आते हैं। विधानसभा का मैं आपको कार्यकाल बता चुका हूँ। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा भंग हो सकती है। अगर देखो किस कारण से भंग हो सकती है, कारण हो सकते हैं जैसे कि जो सरकार है विधानसभा में, अगर वो उसका बहुमत मतलब वो बहुमत साबित नहीं कर पाई, कई बार होती है ना गठबंधन की सरकार होती है, अब किसी दूसरे जो पार्टी है जिसने गठबंधन कर रखा है उसने उसकी मांग नहीं मानी और उसने अपना बहुमत वापस उसने अपना मतलब समर्थन वापस ले लिया, तो सरकार तो अल्पमत में आ जाएगी। तो जब सरकार अल्पमत में आ जाएगी तो विधानसभा वहाँ पे भंग कर दी जाएगी। एक कारण ये हो सकता है। तो ये तो हो गया विधानसभा का कार्यकाल, वो 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 5 वर्ष बाद विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। दोबारा निर्वाचन होता है, पुनः यहाँ पे सदस्य चुन के आते हैं विधानसभा के सदस्य, और पुनः विधानसभा का गठन होता है। तो ये तो हो गया विधानसभा का कार्यकाल। जबकि जो विधान परिषद है, इसका कार्यकाल क्या होता है दोस्तों, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये आपको नोट करना है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। देखो 2 प्रश्न बनते हैं, या तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाता है या विधान परिषद का कार्यकाल पूछा जाता है। तो अगर विधान परिषद का कार्यकाल पूछा गया वो अनंत है, क्योंकि परिषद क्या है, वो एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। जबकि परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 172, राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। तो राज्य का विधानमंडल का सदस्य क्या होना चाहिए, नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या है, संसद द्वारा निर्धारित जो भी अर्हताएं होंगी, क्योंकि देखो अर्हताएं कौन निर्धारित करेगा, संसद निर्धारित करेगा। यानी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए अर्हता कौन निर्धारित करता है, संसद निर्धारित करता है। संसद को ये शक्ति दी गई है। और एक तीसरी कंडीशन है, वो है दोस्तों उम्र की। तो अगर वो विधानसभा सदस्य बनना चाहता है तो विधानसभा में न्यूनतम चाहिए 25 वर्ष, जबकि दोस्तों विधान परिषद में जो न्यूनतम यहाँ पे उम्र चाहिए वो चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, जबकि विधान सभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र होना अति आवश्यक है। तो अनुच्छेद 173 में प्रावधान दिया गया यहाँ पे राज्य के विधानमंडल के सदस्यता के लिए अर्हता। उसके बाद दोस्तों शपथ के बारे में, जो विधानसभा के सदस्य हैं
उनके शपथ के बारे में अनुच्छेद 188 में कहा गया है, और वेतन और भत्ते के बारे में अनुच्छेद 195 में कहा गया है। जो विधानमंडल का प्रत्येक, देखो अगर शपथ की बात की जाए, अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्य की शपथ के बारे में कहा गया है, और विधानमंडल का जो प्रत्येक सदस्य होता है वो सीट ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेता है? राज्यपाल, यानी राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। लेकिन दोस्तों देखो, राज्यपाल मतलब किसी माना, देखो जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीट, तो राज्यपाल दिन भर वहाँ पे 403 सदस्यों को शपथ दिलाते दिलाते, मतलब राज्यपाल के पास तो और काम भी हो सकते हैं, तो राज्यपाल क्या करता है, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है वहाँ पे विधानसभा में, और उसके समक्ष ये क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब राज्यपाल या तो खुद उनको शपथ दिलाए या अपने द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करके वो व्यक्ति उनको शपथ दिलाए। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि विधानमंडल का जो सदस्य होता है वो किसके समक्ष शपथ लेता है, तो वो लेता है दोस्तों राज्यपाल के समक्ष। ये आपको नोट करना होगा। और वेतन और भत्ते 195 में विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमने यहाँ पे देखो विधानमंडल के बारे में आपको बता दिया है, मंत्रिपरिषद के बारे में आपको बता दिया है। मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री हो गया, अन्य मंत्री हो गया, साथ साथ विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, इनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्जाम के व्यू पॉइंट से, वो हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों विधानमंडल के जो पीठासीन अधिकारी होंगे, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और साथ साथ जो विधायी प्रक्रिया है विधानमंडल की, उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।